अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खत्ताब। लाहौर सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट से मुतल्लिक केस का अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने अपने अबूरी हुक्म में तमाम जाली बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर अदालत में पेश करने का हुक्म सुना दिया है, जबकि अदालत ने ऐसे तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के भी अहकाम दिए हैं जिनकी GIT रिपोर्ट में निशानदेही की गई है। अबूरी हुक्म के मुताबिक अदालत ने अकाउंट्स की तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग का भी हुक्म दिया है। जरदारी, बिलावल, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा GIT रिपोर्ट में जिक्र करदा तमाम इमारात और जायदादों की खरीदो फरोख्त, बराह रास्त या बिला वास्ता माली फवायद वाली प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत 31 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा और इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। FIA जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है और इसी सिलसिले में ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद और निजी बैंक के सरबराह हुसैन लवाई भी FIA की हिरासत में है, जबकि तहकीकात में तेजी के बाद से अब तक जाली अकाउंट सामने आ चुके हैं, जिनमें फालूदे वाले और रिक्शे वाले के अकाउंट से भी करोड़ों रुपए निकले थे। मुल्क में बड़े बिजनेस ग्रुप टैक्स बचाने के लिए ऐसे अकाउंट्स खोलते हैं जिन्हें ट्रेड अकाउंट्स कहा जाता है और जिसके नाम पर ये अकाउंट खोला जाता है उसे रकम भी दी जाती है। इस तरह के अकाउंट्स सिर्फ पाकिस्तान में ही खोले जाते हैं और दुनिया के दीगर हिस्सों में ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ओमनी ग्रुप के सरबराह और आसिफ जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद और उनके साहबजादे अब्दुल गनी मजीद को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जबकि जरदारी के एक और करीबी साथी निजी बैंक के सरबराह हुसैन लवाई भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार है। इसी केस में तश्कील दी गई GIT में साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पेश हो चुके हैं। जाली बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम GIT ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जिसकी रोशनी में हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पार्टी सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह समेत 172 अफराद के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक मलिक रियाज हुसैन और उनके दामाद जैन मलिक 35 अरब रुपए के जाली अकाउंट्स केस की समाअत में 31 दिसंबर बरोज पीर को सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश होंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल बेंच अज खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज और उनके दमाद जैन मलिक को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। वाज़ेह है कि मलिक रियाज और जैन मलिक का नाम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जाली अकाउंट्स की तहकीकात के सिलसिले में बनाएगी मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से अदालत में जमा करवाएगी रिपोर्ट में भी शामिल है। अपनी रिपोर्ट में GIT ने बैरिया टाउन कराची के लिए सरकारी और बैरिया आइकॉन के मंसूबे के लिए बाग इब्ने कासिम और पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन हासिल करने के लिए रिश्वत देने का इल्ज़ाम आयद किया था। अब बात करेंगे साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की। चौधरी निसार ने कहा है कि अगर मेरा मशवरा मान लिया जाता तो शायद आज मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि मुल्क को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इस वक्त एहतसाब शफाफ नहीं है, जो अपोजिशन पर तरीक़ाकार लागू है वो हुकूमत पर नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून में नहीं हूँ, लेकिन एहतसाब इस मुल्क की ज़रूरत है, मगर मुतनाज़ एहतसाब इस मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। उनका कहना था कि अपोजिशन सिर्फ आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ नहीं बल्कि पूरी जमातें हैं और जब अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो पूरी कौम को नज़र आएगा। एहतसाब का अमल ऐसा होना चाहिए कि अपोजिशन और हुकूमत सब पर लागू हो। इस वक्त मुल्क में शफाफ एहतसाब नहीं है। उनका कहना था कि किसी को एहतसाब पर नहीं, तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत एहतसाब पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकती है, लेकिन अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो एहतसाब को इंतकाम तसव्वुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एहतसाब हुकूमत नहीं इदारे करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस 2015 का है। मौजूदा हुकूमत सबसे बड़ी गलती ये कर रही है कि वो हर फैसले पर कहती है कि हमने किया है क्या, और जभी तो एहतसाब सियासत की नज़र होता है। हुकूमत जब किसी फैसले को ऑन करती है तो एहतसाब मुतनाज़ होता है।
हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि कोई भी मुल्क अपोजिशन के बगैर नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहता तो आज इक़्तिदार में होता। मैंने वो खेल कभी नहीं खेला। ना मैं इक़्तिदार का पुजारी हूँ, ना मैं ऐसी सियासत करता हूँ। दोस्ती ताल्लुक अपनी जगह होता है, लेकिन सियासत को उसूलों के तहत चलाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर अपोजिशन और हुकूमत में नैब के हवाले से कोई इत्तफाक़ी राय हो जाए तो ये इत्तेसाब और मुल्क के लिए अच्छा साबित होगा। कोई मुल्क सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता और इस वक्त मुल्क में शदीद सियासी बहरान हमारा मुंह चिढ़ा रहा है। अगर मेरी बात और मशवरा मान लिया जाता तो आज शायद ये जो मुश्किलात हैं ना होती और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत मशवरा नहीं दिया था। मैंने कहा था कि बयानात में जो तलखी है और अदलिया और फौज को बराह रास्त निशाना बनाने के जो अल्फाज हैं वो नरम करें। मैंने बस इतना ही कहा था, मेरी यही गलती थी। उन्होंने कहा कि करतारपुर राहदारी खोलने के बाद हुकूमत भारत से मुज़ाकरात के लिए जो मिन्नतें कर रही है वो इमरान खान के इस बयान के मुनाफी है। इसमें उन्होंने पाकिस्तानी कौम की गैरत की बात की। साबिक वज़ीर दाखिला का कहना था कि मैं समझता हूँ कि यह पाकिस्तानी कौम की गैरत के मुनाफी है। हम मोदी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करें, मुज़ाकरात की तालीब दोनों हाथों से बचती है। उन्होंने कहा कि ये वाज़े बात हो जानी चाहिए कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात नहीं चाहती है। ये उनके एजेंडे में नहीं है। उनकी हुकूमत का एजेंडा बदकिस्मती से मुसलमान और पाकिस्तान दुश्मनी है। लिहाजा इस माहौल में मुज़ाकरात की बात करना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। और अभी हमें ज्वाइन किया है काशिफ बशीर खान साहब ने, जो कि तजियाकार हैं, और इकबाल शाहिद साहब वो भी तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। काशिफ बशीर खान साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल, आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं? बराए मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज होल्ड ऑन। हमारा रब्ता मुनक़ता हो चुका है। जैसे हमारा दोबारा रब्ता बहाल होगा हम उनको दोबारा उनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। हम बात कर रहे थे एजेंडे के वाले से कि उनकी हुकूमत का जो एजेंडा है बदकिस्मती से मुसलमान और पाकिस्तान दुश्मनी है। लिहाजा इस माहौल में मुज़ाकरात की बात करना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। बैनुल-अक़वामी तौर पर हम दबाव में हैं। हमारे इक़्तिसादी और मुआशी मसाइल शदीद हैं, जिसमें वक्ती तौर पर कमी आई है। साबिक वज़ीर दाखिला का कहना था कि हमें मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और गैर वाज़ेह तौर पर चीन से भी जो इमदाद मिली ये वक्ती है और इमरान खान की जानिब से खुद इनसारी की बात मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अगर हम पहले अमेरिका, IMF और आलमी बैंक से कर्ज लेकर कुछ साल गुजारते थे तो आज हम सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से कर्ज लेकर वक्त गुजार। एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है काशिफ बशीर खान साहब ने और इकबाल शाहिद साहब ने, जो कि तजियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बस अल्लाह का फजल है, आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज जाली अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म भी जारी किया गया और पहले 172 जो नाम थे उनकी लिस्ट जारी कर दी गई, जो कि JIT के हवाले से थी। तो इस पे आप क्या कहेंगे इकबाल शाह साहब? बहुत शुक्रिया आपका, ये सवाल जो है अपडेटेड है। मसला ये कि जब लोग इतनी हाइप क्रिएट करते हैं कि ये जो ECL में 172 लोगों के नाम डाले गए हैं, तो इस तरह लगता है कि शायद ये इसी वक्त मुजरम भी हो गए, इनको सजा भी हो गया। हालांकि ये एक मैंडेटरी है कि जब किसी अक्यूज के खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही हो और उस पर ये एतबार ना हो कि वो कानून की पाबंदी करेगा, तो फिर ये है कि अदारे उनके नाम ECL में डाल देती हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे पहले हजार लोगों के नाम ECL में डाले जाते रहे और निकाले जाते रहे। इस वक्त मैं समझ इसलिए ये बात ज्यादा डिस्कस की जा रही है क्योंकि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर, वजीर आला सिंध, इसलिए। हालांकि अगर थोड़ा सा आप देखें कि इससे पहले क्यों ये करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा कि हम देखें कि इसहाक डार साहब का वजीरत में जहाज में बैठ के बाहर चले गए। हसन और हुसैन नवाज शरीफ साहब को अगर डाला होता तो वो यहाँ मौजूद होते। ठीक है। उसके बाद सलमान शहबाज बाहर चले गए और हमजा शहबाज साहब भी बाहर जाने के लिए तैयार थे, जब उनको हवाई अड्डे से वापस कर दिया गया। ठीक है। हमारे सियासतदानों ने अपना एतबार खुद खोया हुआ है। ठीक है। हालांकि इसको ये पोलिटिसाइज करते हैं कि अगर आप पर एतबार हो
जो कि रियासत के आप नुमाइंदे होते हैं, आप लोगों के वोट लेके आते हैं, तो आपको चाहिए कि कानून की पासदारी करें, क्योंकि हुक्मरानों को ही अवाम फॉलो करते हैं। ठीक है। जब आप कहेंगे कि एक पाकिस्तान का कोई, हमारे यहाँ वजीर आजम होते हैं, यहाँ सदर होते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस और है पूरी दुनिया में जी। और पॉलिटिकल पार्टी को जो हेड कर रहा होता है वो मैनिफेस्टो के ताबे होता है। लेकिन अगर वो क्राइम करता है तो वो इंडिविजुअल होता है, उसको पार्टी सेकंड नहीं करती। सही तरीके से जमहूरी मुल्कों में ये रवायत है कि अगर किसी उनके हेड के ऊपर, उनके चेयरमैन के ऊपर, सदर के ऊपर कोई एलिगेशन हो तो वो खुद उसके लिए जवाबदेह है जी। इवन देन वो पार्टियां उसको डिसीड कर देती हैं कि आप जब क्लियर होके आएंगे तो फिर देखा जाएगा। ये तो पाकिस्तान एक भांज मुल्क है जहाँ प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड किस्म की फर्में, जिनको हम पॉलिटिकल पार्टियां कहते हैं, इनका वजूद है। यहाँ शख्सियत परस्ती इस हद तक आगे है कि अगर मियां नवाज शरीफ है तो पार्टी नहीं है, अगर जरदारी नहीं है तो पार्टी नहीं है। भाई इसका मतलब ये है कि जमहूरी पार्टियां नहीं हैं। सही है। जिन पार्टियों में जमहूरियत ही नहीं है, ठीक है, जमहूरी पार्टियां नहीं हैं और मैनिफेस्टो जो है उस पर वो चलते नहीं हैं। और काशिफ बशीर साहब की तरफ मैं आऊँगा। सर, ये बातें की जा रही हैं कि जो पीटीआई के ख़ास तौर पर वफाकी वज़रा हैं सिंध में, पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसको गिराने में सरगर्म हैं, इसमें कितनी सदाकत है? और जो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है उसको आप किस तरह देख रहे हैं, क्या मसाइल हैं वहाँ पर? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ये जो पिछले 10 साल कम से कम गुजरे हैं, इसमें जमहूरियत का नाम लेके इस मुल्क को लूटा गया और उसमें डेफिनेटली जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली जो है वो उसमें बराबर के शरीक थे, एक दूसरे से मिले हुए थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम लेते थे, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि अवाम के हकूक पे सौदेबाजी की गई उसके ऊपर। उसके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने का मकसद कुछ और था। वो मकसद तो एक डिक्टेटर के खिलाफ था जो मुहतरमा बेनजीर भुट्टो ने साइन किया था। एनीहाउ, जो आपने बात की कराची की या सिंध की, मैं एक बात का मतलब जो है कि देखें, इस वक्त जो है चढ़ाई नहीं करनी चाहिए सिंध के ऊपर, होश के नाखून लेने चाहिए इमरान खान साहब के मिनिस्टर्स को भी। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो अनडेमोक्रेटिक है। ठीक है। बात जो रह गई जिन्होंने लूट खसूट की, जिसमें जरदारी साहब भी हैं, फरियाल तालपुर भी हैं, अब बिलावल का नाम भी आ रहा है, सीएम साहब का भी नाम आ रहा है और बहुत सारी लंबी तवील लिस्ट है जिसमें बहुत सारी बड़ी ब्यूरोक्रेट्स की तादाद है, बैंक्स के हेड हैं, उनको आपको स्पेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, ये अक्रॉस द बोर्ड अगर आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो फिर जाहिर है कि अब ये जब आपका सीएम पकड़ा जाएगा या सीएम को ऊपर केसेस होंगे तो फिर तो डेमोक्रेसी की जब आप बात करते हैं तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा या फिर उसको मे भी कि कोर्ट की कोई ऑर्डर्स आ जाए। और उस तनाजर में मैं नहीं समझता कि आप उनसे जो है चढ़ाई करें और आप उनके खिलाफ एक तरीकाकार है इस वक्त में बिल्कुल बहुत होश के नाखून लेने चाहिए। ना तजर्बाकार हैं इमरान खान की जो टीम है, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनकी ईमानदारी के ऊपर कोई डाउट नहीं है, लेकिन ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दें। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर रिजर्वेशन हैं, रिजर्वेशन उनकी हैं कि जिन्होंने लूटा इस मुल्क को, तो अकाउंटेबिलिटी होने देनी चाहिए, लेकिन सिंध के ऊपर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। एक बात को मद्देनजर रखना होगा कि सिंध ऑलरेडी हमारा डिप्राइव्ड सूबा है जैसे बलूचिस्तान है जी। तो लेट द मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो काम होता है उसको होने दें और आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते हैं तो ले आए, लेकिन इस किस्म की चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, गवर्नर राज की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि पंजाब में जब बलूचिस्तान में भुट्टो साहब के जमाने में गवर्नर राज लगाया गया तो उसके जो असरात थे वो बहुत बुरे थे। आप जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वैसे तो ये डेमोक्रेसी है भी नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल में जिस तरह इस मुल्क को लूटा गया, गिद्धों की तरह इन लोगों ने लूटा, तो वो तो एक बड़ी मकरूज शक्ल सामने आई रियासत की। तो उसके जिम्मेदार खान भी साहब, जैसे कि ये रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है और ईसीएल में नाम डालना और जिस तरह मुनज़्ज़म तरीके से एहतसाब का सिलसिला चल रहा है मुल्क में, तो आप क्या समझते हैं 31 दिसंबर को जब पेशी होगी आसिफ जरदारी साहब की, तो क्या उनकी गिरफ्तारी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो मुनज़्ज़म तरीके से एहतसाब का सिलसिला चल रहा है, तो क्या गिरफ्तार हो सकते हैं वो? नहीं, देखिए, ये तो कोर्ट को देखना है ना कि गिरफ्तारी उनकी बनती है नहीं, लेकिन एक चीज को बिल्कुल माइंड में रखें सर, खान साहब कहा ये जा रहा है कि चीजें उन्होंने बता दी हैं, कौन सी चीज कहां से खरीदी, कहां बेची, कौन मुलव्वस है, ये चीजें सामने आ करने लगा हूं ना कि देखें वो इन्वेस्टिगेटिव
जो एजेंसीज हैं उनके पास तो सब कुछ है, आपका हमारा भी सब कुछ उनके पास है, हम क्या करते हैं। जी जी। तो उस तनाज़ुर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो साइकिल चोरी करते हैं उसको मार मार के बुरकस निकाल देते हैं। यहाँ पे तो मैंने एक कॉलम भी लिखा था, ऐसा बंदा है कि जो एक गोदाम में चला गया, उसके घर में रोटी नहीं थी, वो आटे की बोरियां उसके ऊपर डीजी खान में गिर गई, वो मर गया और उसके ऊपर ये FIR बाद में कर दी गई चोरी की। तो उन लोगों के साथ जब आम शहरी के साथ ये सलूक होता है तो फिर ये जो जिन्हें मैं कहता हूँ नाम नहाद अशराफिया बने और जिन्होंने यहाँ पे इस निजाम को जन्म दिया, तो उनको क्यों स्पेयर किया जाता है? इनको अरेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, इनको करना चाहिए। इसने चोरी किया और देखे ये बहुत बड़ी मेगा करप्शन है, दुनिया में इसकी मिसालें नहीं आपको मिलेंगी कि अरबों डॉलर्स की करप्शन है और उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मनी ट्रांसफर की गई है। और अब आप देखेंगे, आज मैं देख रहा था कि आपके जो हीरे लगा के और नवाजरात जो है, दीनी नवाजरात जो है, उनको स्मगल किया गया है मनी, उसके थ्रू जो है आपकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में ये इस बात से कतई नजर कि वो किस पार्टी को हेड कर रहे हैं, बल्कि अगर PTI के कुछ लोग हैं तो अगर उनके ऊपर इल्जाम आता है उनको भी वही सलूक होना चाहिए जो बाकी सबके साथ हो रहा है। एहतसाब साहब के लिए होना चाहिए। दूसरा इकबाल शाह साहब की तरफ आऊँगा। सर, अगर 31 दिसंबर को साबित हो जाता है कि वो मुजरिम है आसिफ जरदारी साहब, तो पीपल्स पार्टी की जो साख है उसको किस हद तक नुकसान पहुंच सकता है? मैं काशिफ बशीर साहब की बात से बड़ा हैरान हूं कि सिंध से आपको तरीक़ाकार से डील करना चाहिए। मसला यह है कि सिंध में कई दफा रिप्लेसमेंट हो चुकी है, जाम सादक आ चुके। ये एक नेक्सस है। आसिफ अली जरदारी जो है, इसने को ठेके पर पार्टी दी हुई है, पाकिस्तान पीपल पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। जब हम ये कहते हैं कि पीपल पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, तो हमें चाहिए, आप और हम सबको चाहिए, जो मीडिया में लोग काम कर रहे हैं, पीपल पार्टी को टारगेट नहीं किया जा रहा। पीपल पार्टी के चोरों को, पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, पीपल पार्टी के चोरों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम लीग के चोरों को टारगेट किया जा रहा है। मसला यह है कि अगर ये सिविलाइज पार्टियां होती, कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको चढ़ाई नहीं करनी, गवर्नर राज की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं लगता गवर्नर राज नहीं आ रहा, मुझे पता है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, गवर्नर राज नहीं लग रहा। जी जी। बात यह है कि सिरे से लिए प्रोपेगेंडा है। एक तरफ वो कह रहे हैं जी हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है और उनकी बेवकूफी से उनका जो नैरेटिव है वो बिल्कुल, आप देखिए कि बेनजीर शहीद के मजार के ऊपर जब ये लोग अपने लोगों के इमोशंस को कैश करने के लिए वहाँ ये रखते हैं कि एक मीटिंग रखते हैं या जलसा रखते हैं, उसमें भी लोग की बात से एग्री करता हूँ मैं, 27 तारीख को फेलियर हो गए, इतने लोग नहीं थे। बस ये कि लोग ही नहीं है। अब इनको चाहिए कि अगर जलसा करना है तो उन मजारों को छोड़ें, वो तो बहुत बड़े लोग थे। जुल्फकार भुट्टो साहब ने गरीबों की बात की, बेनजीर इस मुल्क पर शहीद हो गए। बस ये कि ये इनका उनसे क्या तल्लक है? ये क्या है कि मैंडेटरी और रिश्तेदारी है, और इसके अलावा कोई ना मैनिफेस्टो है, ना उनकी लेगेसी है, ना कुछ है। नहीं, मैनिफेस्टो तो है था ना जी, लूटो और फूटो, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, बात सिर्फ मैं ये जो करने जा रहा हूँ कि अब हम जब जहाँ पर अपना थर्ड वर्ल्ड में बात करते हैं कि फलां आदमी को हम अरेस्ट किया जा रहा है तो वो बड़ी को तोप है। भाई, अगर इसराइल का जो वजीर आजम है इस वक्त जेल में चक्की पीस रहा है, दूसरी दुनिया में जहाँ कोई ऑफेंस होता है, ऑफेंस और चीज है, मैनिफेस्टो और चीज है। को देख ले, बाकी लोगों को देख लें आप। इसी तरह पाकिस्तान में जो था ना कि मतलब आपने देखा ना, लेकिन इसमें आपको पीछे जाना पड़ेगा कि हमारी जुडिशरी का रोल, हमारी ब्यूरोक्रेसी का रोल बड़ा कोई मतलब बहुत अच्छा नहीं रहा। जैसे मैं सेकंड करता हूँ, ठीक है। पंजाब में इन्होंने और सिंध में उन्होंने जुडिशरी भी खरीदी हुई थी और मतलब ब्यूरोक्रेट सिंध के हाथ पे खेलते थे। मेरे ख्याल में हालात बेहतर हो रहे हैं इंशाल्लाह। ये अगर ये स्टैंडर्ड लगा रहेगा अकाउंटेबिलिटी का तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा खान साहब, जो जिस तरीके खान साहब आपसे मैं बात करूंगा कि क्या पीपल्स पार्टी अपनी जो क़यादत के एहतसाब के हवाले से मज़ामत कर पाएगी? क्या लगता है आपको? नहीं, वो लगता नहीं है, क्योंकि 27 दिसंबर को जो बेनजीर भुट्टो का बरसी के मौके पे आपने देख लिया कि जो बहुत दूर से लोग आते थे और वो खचाखच भरा होता था और वो एक मेला लगता था, वो मेला सजा नहीं है। और उसकी एक मेन वजह ये भी है कि पंजाब में से जो लोग जाते थे वो मेरे ख्याल में मैं बहुत से लीडरान के साथ मेरी पर्सनल दोस्तियां भी हैं पीपल्स पार्टी के, वो लोग नहीं गए हैं, वो यहीं पे पाए गए हैं सारे। मतलब आपका मतलब ये है कि उस जलसे से ये पता चलता है कि आसिफ जरदारी के एतमाद में कमी वाकई हुई है पहले से? देखिए, आसिफ जरदारी एक कज़ाक था कि जिसने पीपल्स पार्टी के ऊपर कब्जा किया हुआ था। उसका पीपल्स पार्टी के भुट्टो लेगेसी के साथ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लेगेसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था
और मेरे पास ये सबसे पहले मैंने लीक किया था कि जब बेनजीर भुट्टो दुबई से आई थी तो वो डाइवोर्स के मामला फाइनल हो गए थे, इसको अमेरिका भेजा गया था। वो तो एक लॉटरी इसकी निकल आई, उसने जाली डीड बना के पीपल्स पार्टी को हाईजैक कर लिया। इस तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि क्राउड पुलर वो कभी भी नहीं रहा था, और पिछले जो 5 साल की उसने 10 साल गवर्नमेंट की है, पहले 5 साल वो और अब ये 5 साल दूसरे सिंध में, तो वो उससे जो पीपल्स पार्टी का चुरा इम्तियाज था कि वो मज़ामत की जमात थी और हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी। लेकिन पिछले 10 साल की सियासत जो आसिफ अली जरदारी की थी वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थी, और उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस मुल्क पे हुकूमत की, अवामी सियासत बिल्कुल नहीं की। उस तनाज़ुर में मैं नहीं समझता कि उसके अरेस्ट होने पे कुछ यहाँ पे होगा। थोड़ा बहुत हल्की फुल्की मौसीकी होगी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चौधरी निसार साहब ने आज एक बयान दिया है कि अगर मेरी बात मान ली जाती तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती, और एहतसाब जो है ना वो बराबर नहीं हो रहा, एहतसाब जो है वो सबका होना चाहिए, कानून की बालादस्ती तब भी होगी। इकबाल शाह साहब, जो निसार को हम ऐसी, मैं समझता हूँ कि वो अब बहुत समझदार बना फिरता है। हालांकि मेरा तो दोस्त भी है, एक ज़माने में हम इकट्ठे थे, मैं उनकी शादी पर गया हूँ। मसला ये है कि कहते हैं कि जंग के दौरान अगर किसी को मुकाब नहीं मार सकते फिर अपने मुंह पर मार लें। ऐसी वजह एक ऐसी पार्टी के साथ वो जुड़ा रहा जो पाकिस्तान में फ्रॉड करती रही, और एक पार्टी यानी वन मैन शो रही, उसका हिस्सा रहा। आखिर में उसने ये मशवरा दिया कि आप पतली गली से निकल जाएं, तो ये कौन सी कोई वाइजली उसने उनको क्या कहा था? सिर्फ ये कहा था कि आपकी हुकूमत बच सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि निसार जो है उसके ऊपर करप्शन के एलिगेशन नहीं है। अपनी क्यादत को वो इस तरीके से वापस रोक भी नहीं सकता था। अगर नहीं रोक सकता था तो उसने साइड लाइन भी नहीं ली, उसने नो कॉन्फिडेंस नहीं किया, उसने वो पार्टी कायद का किरदार अदा नहीं किया। हालांकि मुझे ये याद है कि 62 मेंबर्स थे जो एक खास बरादरी से तल्लुक रखते थे। ठीक है, पाकिस्तान बरादरी तो बहुत मजबूत है, ये तो सब जानते हैं। इकबाल शाह साहब, उनका मौक़िफ़ ये है, वो ये कहते हैं कि मैंने ये कहा था कि आप जो अदलिया के खिलाफ और आर्मी के खिलाफ जो जुबान और लफाजी इस्तेमाल चोरी करते रहे, डाके मारते रहे, और आप बिल्कुल इनके खिलाफ कोई बात ना करें। जो निसार से बंदा पूछे कि कौन सा आप मशवरा दे रहे थे, आपने पार्टी को रिप्लेस क्यों नहीं किया? आपने क्यादत को रिप्लेस करना चाहिए था कि जो उनके ऊपर अब एलिगेशन आ रहे हैं उस वक्त इसका मतलब ये है कि ये लोग काम कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से वन मैन शो कर रहे थे कि मेगा किस्म के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ला रहे थे, पाकिस्तान के इकॉनमी को तबाह कर रहे थे। जी जी, तो आप क्या थे? आप मशवरा दे रहे थे कि फौज से और अदलिया से ना लड़ें, तो करते रहे सारा काम। नहीं, वो लहजा नरम करने का कह रहे थे कि लहजा नरम रखें। मेरी बात सुने, आप अंदाजा करें कि वो मशवरा क्या दे रहा था कि आप चोरी करते रहें, लहजा नरम रखें। ठीक है, चाहिए तो ये था कि अगर कोई पार्टी लीडर किसी जगह समझा जाता है कि वो पार्टी को तबाह कर रहा है और पार्टी उसकी वजह से डैमेज हो रही है, तो पार्टी का क्यादत को तय करना चाहिए। ठीक है, ये था चौधरी निसार का बेसिकली ड्यूटी, अगर वो करता तो। लेकिन उसने ये है कि ये अगर मशवरा दिया था कि भी आप जो करते हैं करते रहें, ठीक है, लेकिन आप अदली और फौज से मुआवजा ना करें। ये कौन सा वाहिद किस्म का उन्होंने एडवाइस की थी? मैं समझता हूँ ये गलत। ठीक है, अब ये है कि क्योंकि ठीक है, वक्त को मद्देनजर रखते हुए खान साहब से मैं आखिरी सवाल करूंगा। खान साहब, आपको क्या लगता है कि अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो चौधरी निसार साहब की बात मान लेती तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती? आप इससे एग्री करते हैं? देखिए वट्टू साहब, मैं एक बड़ा हार्श वर्ड यूज करने लगा हूँ। चौधरी निसार को आज टीवी पे देख के मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा जी कि आपने तमाम सियासत जो है 1985 से अब तक जो आपने नेशनल लेवल पे सियासत की, वो आपने मुस्लिम लीग की मुनासिबुना, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था, आप तालियां बजाने वालों में थे, आप इंजॉय करते रहे। ठीक है, आप अपने आप को शो करते रहे कि मैं GHQ का आदमी हूँ। बिल्कुल इकबाल शाही साहब ने सोचा कि हमें ये पता है कि 62 से ज्यादा लोग जो थे वो इस फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए 2016 के एंड में और 17 के शुरू में तैयार थे। आपने उस वक्त जो आप वेट एंड सी का ये वेट करते रहे, वेट एंड सी का। बेसिकली इनकी प्रॉब्लम आर्मी या जुडिशरी को गालियां निकालने वालों के खिलाफ बोलना नहीं था। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि लीडरशिप इनको मुंह नहीं लगा रही थी, इनके खिलाफात थे। बीच में मरियम नवाज शरीफ थी। ठीक है, ये वेट आखिरी लम्हे तक वेट करते रहे कि मुझे ये बुला लें, मैं फिर वहां पे आ जाऊं। बेसिकली ये भी अवामी आदमी तो नहीं है, मतलब तो इनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे मुस्लिम लीग नून के साथ। उस वक्त मरियम नवाज से भी इनको इख्तलाफ था। आपका मौक़िफ़ ये है। काशिफ बशीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इकबाल शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपना जो मौक़िफ़ पेश किया। तफसीलन बात हुई पीपल्स पार्टी पर कि पीपल्स पार्टी जो है उसका एहतसाब हो रहा है और 31
दिसंबर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि आसिफ जरदारी के साथ क्या होता है, कि वो मुलजिम से मुजरिम होते हैं या उनको कोई रिलीफ मिलता है या वो बरी होते हैं इस केस से। और दूसरा, हमने चौधरी निसार के बयान के हवाले से भी मौक़िफ़ लिया, तो हम चौधरी निसार की ही बात कर रहे थे। उनका जो बयान था, उन्होंने कहा कि अगर हम पहले अमेरिका, IMF और आलमी बैंक से कर्ज लेकर कुछ साल गुजारते थे तो आज हम सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से कर्ज लेकर वक्त गुजार लेंगे। तो इसमें पाकिस्तान की तरक्की कहाँ नजर आएगी? चौधरी निसार का कहना था कि पहले हम गैरों के कर्जों में जकड़े हुए थे और अब मुझे शदीद अंदेशा है कि कहीं दोस्तों के कर्ज में जकड़े ना जाएं, लिहाजा हमें जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाने चाहिए। अब बात करेंगे कराची में अली रजा आबदी कत्ल के हवाले से। वज़ीर आला सिंध IG का अहम गिरफ्तारियों का दावा किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल IG सिंध कलीम इमाम ने ये कहा है कि पुलिस ने MQM के साबिक रहनुमा अली रजा आबदी के कत्ल में मुलव्विस चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। कलीम इमाम ने यह कहा है कि वो 25 दिसंबर को घर के बाहर कत्ल किए जाने वाले अली रजा आबदी के कातलों से मुतालिक जल्द अहम खबर सामने लाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी कहा है कि अली रजा आबदी के कत्ल की तहकीकात से मुताल्लिक जिना एयरपोर्ट से अहम गिरफ्तारियां सामने आई हैं। सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आला ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अली रजा आबदी पर हमले में मुलव्विस मुलजिमान को करार वाक़या सज़ा दी जाएगी। मुराद अली शाह ने मकतूल अली रजा आबदी के वालिद और साबिक रुकन कौमी असम्बली इखलाक हुसैन से मुलाकात की और उनसे उनके बेटे की वफ़ात पर तज़ियत। उन्होंने इखलाक हुसैन को तहकीकात में पेशरफ से मुतालिक बताया और कहा कि किसी शहर का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अली रजा आबदी पर हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने कबूल करने का दावा नहीं किया, जिसकी मुल्क भर से मजम्मत की गई। ये बात वाज़िह है कि मंगल की रात को दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने मुलजिमान ने अली रजा आबदी पर डिफेंस के फेज़ 5 में ख़याबान गाजी पर उनके घर के करीब फायर खोल दिया था। साबिक MQM रहनुमा दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अली रजा आबदी को 4 गोलियां लगी, जिनमें से 2 सीने, 1 गर्दन और 1 उनके हाथ में लगी। खारजा पॉलिसी पर हम बात करेंगे। खारजा पॉलिसी पर मुशावरत के लिए 18 रुकनी कौंसिल कायम कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत खारजा की 18 रुकनी मुशावरती कौंसिल की मंजूरी दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। कौंसिल खारजा पॉलिसी के बारे में गैर जानिबदाराना राय मुहैया करेगी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कौंसिल के चेयरमैन होंगे। कौंसिल में 10 खारजा पॉलिसी के माहिरीन को शामिल किया गया है। 8 अरकान जो है वो इसका हिस्सा होंगे। कौंसिल के अरकान में साबिक सफ़ीर सलमान बशीर, जलील अब्बास जिलानी, अशरफ जहांगीर काजी, मोहम्मद सादिक, डॉक्टर रिफ़त हुसैन, डॉक्टर हुमा बाकी, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी, डॉक्टर आदल नजम, डॉक्टर राबिया अख्तर और कासिम न्याज, और वज़ीर कानून व इंसाफ, वज़ीर ख़जाना, मुशीर तिजारत, टेक्सटाइल सनत व पैदावार, वज़ीर मनसूबाबंदी, तरक्की इस्लाहात, सेक्रेटरी खारजा, डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद, डायरेक्टर जनरल फॉरेन सर्विस अकेडमी और एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस शामिल हैं। कौंसिल के तमाम अरकान एजाजी बुनियादों पर खिदमात सर अंजाम देंगे और ज़रूरत पड़ने पर वज़ीर खारजा मुतल्लिका शोबे में अहलियत और तजर्बे की बुनियाद पर एडहॉक इजाफी कौंसिल अरकान तैनात कर सकेंगे। कौंसिल के क़याम के बाद वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बयान में ये मौक़िफ़ अपनाया कि एडवाइजरी कौंसिल इंतहाई मंजे हुए तजुर्बाकार अफराद पर मुश्तमिल है। इसमें साबिक सोफरा और फॉरेन सेक्रेटरी भी शामिल हैं। ये तमाम सफारतकार अपने वसी तजुर्बे की बुनियाद पर अपनी माहिराना आरा पेश करेंगे। इसके अलावा हमने तदरीसी शोबा से वबस्ता मुल्की नामवर यूनिवर्सिटियों से वबस्ता माहिरीन को भी शामिल किया है। और वज़ीर खारजा ने मज़ीद इस पर बात करते हुए कहा कि एक तनकीद जो अक्सर सुनने में आती है कि हमारी खारजा पॉलिसी हमेशा दिफा पर मरकूज रहती है और मुआशी पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी तनकीद को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसे हज़रात को भी शामिल किया है जो मुआशियात और तिजारत के शोबों से मुंसलिक हैं। जल्द ही एडवाइजरी कौंसिल की मीटिंग बुलाई जाएगी और उम्मीद की जाती है कि इससे पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें नुमाया जो है वो कामयाबी मिलेगी और बेहतरी आएगी। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है और उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।